इकोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में चैप्टर नंबर 2 इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम कहते किसे हैं? इकोसिस्टम सबसे पहले ये टर्म प्रपोज किसने किया? इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं और एक इकोसिस्टम होने के लिए उसमें क्या क्या होना जरूरी है, ये सब बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इकोसिस्टम। टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एजी टेंसले। एजी टेंसले ने इकोसिस्टम टर्म सबसे पहले प्रपोज किया था। ये नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था कि इकोसिस्टम टर्म कॉइन बाय और गिवन बाय, आंसर गया था एजी टेंसले। एजी टेंसले ने इकोसिस्टम टर्म देने के साथ साथ इकोसिस्टम को सिंबल ऑफ नेचर और सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर कहा था। मतलब अकॉर्डिंग टू टेंसले, डेफिनेशन ऑफ ecosystem is the symbol of structure and function of nature। उसके बाद में इपिओडम, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है इकोलॉजी फील्ड में, इपिओडम जिनको फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी भी कहा जाता है, और इनकी जो दी गई डेफिनेशन है इपिओडम साहब की, वो सबसे ज़्यादा मान्य है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की जाती है। तो अकॉर्डिंग टू इपिओडम द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम इज द इकोसिस्टम इज अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम। तो काफ़ी बेहतर डेफिनेशन है। देखिए, नाउ फाइनली हम बात करते हैं कि डेफिनेशन है क्या, इकोसिस्टम कहते किसे? टोटल लिविंग, जिन्हें बायोटिक कहते हैं, टोटल नॉन लिविंग, जिनको कहते हैं अबायोटिक, present in a particular area and interacting with each other। किसी पर्टिकुलर एरिया में टोटल लिविंग, टोटल नॉन लिविंग, जो एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन में रहते हैं, बायो इकोसिस्टम कहलाते हैं। इसको ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। इसको एक सिंपल एग्जांपल्स देखिए, जैसे पोंड एक इकोसिस्टम है, लेक एक इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, ओशियन एक इकोसिस्टम है। इसका मतलब पोंड के अंदर बायोटिक और अबायोटिक प्रेजेंट होते हैं, वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं। बिल्कुल। पोंड जिसकी एक अपनी बाउंड्री है, लो भाई बाउंड्री हो गई, पोंड की एक अपनी बाउंड्री है। पोंड के अंदर बायोटिक फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, फिश। अबायोटिक वाटर, वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन एंड CO2, मिनरल्स, सनलाइट, ये सब क्या है? अबायोटिक। और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स वहां पर यूज करता है CO2 को, वाटर को, लाइट को, तो फूड बना रहा है, उसके बाद में उसको प्लैंक्टन खा रहे हैं। सो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में टोटल बायोटिक एंड अबायोटिक इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इज नोन एज इकोसिस्टम। बाउंड्री इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम की हमेशा एक बाउंड्री होती है, जैसे पोंड की एक बाउंड्री होती है, लेक की एक बाउंड्री होती है, फॉरेस्ट की एक बाउंड्री होती है, एंड ओशियन की भी एक बाउंड्री होती है। तो ये है डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। कोई इकोसिस्टम है या नहीं, ये चार बातें डिसाइड करती हैं कि उसके अंदर ये चार चीजें होनी चाहिए, तभी आप किसी को इकोसिस्टम कह सकते हैं। इनमें से यदि कोई भी एक एब्सेंट है तो वो ट्रू सेंस में नेचुरल इकोसिस्टम नहीं माना जाता। तो ये चार कौन कौन सी हैं? एक इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स होने चाहिए, उस इकोसिस्टम में अबायोटिक कंपोनेंट्स होने चाहिए, उस इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो मिलना चाहिए, और उस इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होनी चाहिए। चलिए एक हम इकोसिस्टम बना लेते हैं और उसमें देखते हैं कि ये चारों किस तरीके से कहाँ पर मिलेंगे।
देखिए यहां सन बनाए, सन से सनलाइट सोलर एनर्जी, ई मतलब एनर्जी आती है। प्रोड्यूसर्स प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस जब करते हैं तो वो सनलाइट को यूज करते हैं। सॉइल से वाटर लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं। CO2 लिया, वाटर लिया, मिनरल्स लिया, सोलर एनर्जी ली और बनाया फूड। सो प्रोड्यूसर्स फूड बनाने वाले हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब प्रोड्यूसर्स को किसने लिया? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जब प्रोड्यूसर को खाते हैं, या मैं आपको कहूं कि जब आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को खाते हैं, तो आप क्यों खाते हैं फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को? तो आप कहेंगे सर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम एनर्जी के लिए खाते हैं। एनर्जी, सही बात है। प्रोड्यूसर को एनर्जी मिली सन से और इस एनर्जी के लिए आपने खाया। तो जब आप किसी प्लांट्स को या फूड को खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे मैं किसी एप्पल को खा रहा हूं तो एप्पल की एनर्जी मेरे अंदर ट्रांसफर हो रही है, लेकिन एक चीज को हम इग्नोर कर देते हैं, बस एनर्जी के पीछे पड़े रहते हैं। जरा सोचिए, जब आप किसी एप्पल को खा रहे हैं तो एप्पल की एनर्जी आप में ट्रांसफर हो रही है, साथ में एप्पल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो भी तो आपके अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। इसीलिए जब कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी को कंज्यूम करता है, चाहे आप एप्पल खा रहे हो, चाहे टाइगर डियर को खा रहा हो, तब दो चीजें एक साथ ट्रांसफर होती हैं। ये दो कौन सी चीजें हैं? एक तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, दूसरा मिनरल्स ट्रांसफर होते हैं। आप एप्पल खा रहे हैं तो आप एप्पल खाएंगे तो एप्पल की एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर होगी, साथ में एप्पल के अंदर न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स भी ट्रांसफर होंगे। इसीलिए कहते हैं एनर्जी फ्लो एंड मिनरल ट्रांसफर आर द कपल्ड रिएक्शन, साथ साथ चलने वाली रिएक्शन है। मतलब आप मटन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, तो चिकन के अंदर, मटन के अंदर जो एनर्जी है वो तो आपको जब मिलेगी, साथ में मटन और चिकन के अंदर जो मिनरल्स हैं वो भी तो आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं। चलिए इसके बाद में कार्निवोर्स की बात करते हैं। कार्निवोर्स, टाइगर हर्बीवोर्स को जब खाएगा, डियर को या बफेलो को, तो हर्बीवोर्स की जो एनर्जी है वो किस में ट्रांसफर होगी? कार्निवोर्स में। और साथ में उसके जो बॉडी के अंदर मिनरल्स हैं वो ट्रांसफर किस में होंगे? कार्निवोर्स में। इसे एनर्जी एंड मिनरल्स साथ साथ ट्रांसफर होते हैं। कार्निवोर्स, डेथ हो गई, डेथ होने के बाद में किस में कन्वर्ट हो गया? डोम। व्हाट इज डोम? आप सोचेंगे डोम डेड ऑर्गेनिक मैटर। प्लांट की डेथ हो जाए या एनिमल्स की डेथ हो जाए तो डेथ होने के बाद में जो डेड बॉडी पड़ी रहती है उसे बोलते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो बताइए डेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर क्या है? एनर्जी भी है और मिनरल्स भी है इसके अंदर। इनको खाने वाले नेचर ने बनाए हैं कौन? डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स आएंगे, पहले डाइजेस्ट करेंगे फिर इंजेस्ट करेंगे। जब डीकंपोजर्स आएंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करेंगे, जो कि बैक्टीरिया एंड फंजाई हैं, वो क्या करेंगे? डेड ऑर्गेनिक मैटर से एनर्जी लेंगे और एनर्जी के अलावा मिनरल्स इतने रिलीज होते हैं कि वो सब मिनरल्स उनके किसी काम के नहीं होते और मिनरल्स को वो कहाँ रिलीज कर देते हैं? सॉइल के अंदर। देखिए डेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो मिनरल्स थे उन मिनरल्स को वो रिलीज कर देते हैं सॉइल के अंदर, और एनर्जी को किसके पास भेज देते हैं? किसके पास भेज देते हैं? सॉइल के अंदर। बिल्कुल गलत, इसलिए मैंने बनाकर काटा है, याद रखें। एनर्जी की साइक्लिंग नहीं होती है, बनाकर काटा है। गलती से भी एनर्जी की साइक्लिंग ना बता दें आप, बिल्कुल सिंपल समझे। एनर्जी प्रोड्यूसर ने सोलर एनर्जी को ट्रैप किया, मिनरल्स को सॉइल से उठाया, उसके बाद में प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स में गई एनर्जी, मिनरल साथ में कार्निवोर्स में गए, उसके बाद में डेड ऑर्गेनिक मैटर से मिनरल्स तो सॉइल में चले गए लेकिन एनर्जी नहीं जाती, कि बाद में एनर्जी इतनी बचती नहीं है कि एनर्जी जा सके। इसीलिए याद रखना है, स्टेटमेंट भी आता है एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वापस नहीं आती। एनर्जी के मामले में कभी भी साइक्लिंग मैनर नहीं लगाना है।
एनर्जी साइक्लिक मैनर में कभी नहीं जाती, जो जाती है वो वापस एनर्जी कभी नहीं आती। हाँ, मिनरल्स गए फिर वापस सिस्टम में आए, तो मिनरल्स साइक्लिक मैनर में होते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कहते हैं, और एनर्जी इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है, एनर्जी साइक्लिक मैनर में कभी नहीं जाती। यही वजह है कि साइक्लिक मैनर में नहीं जाती, जो जाती है वो वापस नहीं आती, इसलिए हमें एक लगातार कॉन्टिन्यूअस एनर्जी सप्लायर की जरूरत पड़ती है, और वो दिया है नेचर ने हमें सन इज अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। उसका काम इकोसिस्टम में एनर्जी को भरने का है, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई करने का है। तो ये एक इकोसिस्टम बोल दिया हमने कि भाई ये इकोसिस्टम है। तो यदि ये इकोसिस्टम है तो आप कहेंगे ये चारों पार्ट होने चाहिए इसके अंदर, तभी हम एक नेचुरल इकोसिस्टम मानेंगे। चलो वन बाय वन देखते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स, प्रोड्यूसर बायोटिक कंपोनेंट्स है, लिविंग। हर्बीवोर्स बायोटिक है, कार्निवोर्स बायोटिक है, बैक्टीरिया एंड फंजाई बायोटिक है, तो बायोटिक है। अबायोटिक सन है। इसके अलावा अबायोटिक में सॉयल है। चलिए इसके अलावा हम जो है ना इसमें यहाँ पर आप जानते ही हैं फोटोसिंथेसिस, CO2 है, और इसके अलावा हम यहाँ पर वाटर है, CO2, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स, ये सब क्या है, अबायोटिक है। इसके अलावा अबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। अबायोटिक के बाद एनर्जी फ्लो, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स, दिख रहा है एनर्जी फ्लो है, एनर्जी फ्लो दिख रहा है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग भी है। तो नाउ वी कैन से दिस इज अ कंप्लीट नेचुरल इकोसिस्टम। इसके अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स भी है, एनर्जी फ्लो भी दिख रहा है, और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी प्रॉपर हो रही है। तो ये चारों पार्ट एक इकोसिस्टम के अंदर होने चाहिए, तभी उसको एक नेचुरल इकोसिस्टम बोला जा सकता है। तो याद रखना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट खास जो पॉइंट है मैं फिर से बता दूं, एनर्जी फ्लो आपको याद रखना है कि एनर्जी के मामले में कभी भी साइक्लिक मैनर नहीं आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इकोसिस्टम के अंदर कुछ नोट करके पॉइंट्स दिए हैं। इनडिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इकोसिस्टम की जो बाउंड्री होती है वो इनडिस्टिंक्ट होती है। इनडिस्टिंक्ट, नॉट क्लियर कट, वो आप सिंपल देख लो। पोंड इकोसिस्टम ये रहा, और पोंड के किनारे पर क्या है, ग्रास इकोसिस्टम। एक ग्रास इकोसिस्टम, एक पोंड इकोसिस्टम। क्या आप बता सकते हैं कि कहां पर तक तो ग्रास है और कहां पर पोंड है? ऐसे थोड़े ही होते हैं ग्रास एंड पोंड इकोसिस्टम, ऐसे होते हैं। एक ऐसा एरिया होगा जहां पर ग्रास भी होगी और वाटर भी होगा, ओवरलैपिंग जोन में रहता है। ग्रास इकोसिस्टम, पोंड इकोसिस्टम, या कहें दो इकोसिस्टम की कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं रहती, क्योंकि इकोसिस्टम आपस में ओवरलैपिंग जोन दिखाते हैं, और इस ओवरलैपिंग जोन को आप जानते हैं इकोटोन कहते हैं। ट्रांजिशन जोन या इकोटोन कहा जाता है। तो बाउंड्री क्या है, इनडिस्टिंक्ट है, नॉट क्लियर है। इकोसिस्टम सेल्फ रेगुलेटरी एंड सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं। बिल्कुल सही बात बताई, सेल्फ रेगुलेटरी होते हैं, अपना खुद से रेगुलेशन करते रहते हैं। कैसे भाई, जू प्लैंक्टन को फूड की जरूरत है, वो फाइटोप्लैंक्टन पर डिपेंड है। फाइटोप्लैंक्टन्स को फूड सप्लाई करना है तो वो अबायोटिक कंपोनेंट्स पर डिपेंड है, लाइट पर, वाटर पर, CO2 पर। अबायोटिक कंपोनेंट बायोटिक को सपोर्ट कर रहे हैं, और बायोटिक अबायोटिक के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं सेल्फ रेगुलेटरी है, सेल्फ सस्टेनिंग है। सेल्फ सस्टेनिंग है, कहीं पर भी किसी भी लेवल पर कोई प्रॉब्लम आए तो दूसरा लेवल उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। जैसे देखिए, सपोज करिए कि प्रोड्यूसर का नंबर कम हो जाए तो हर्बीवोर्स का नंबर पहले ज्यादा चल रहा था, प्रोड्यूसर के नंबर कम होने पर हर्बीवोर्स अपना नंबर कम कर लेंगे। हर्बीवोर्स का नंबर कम होने पर कार्निवोर्स अपने आप को कम कर लेंगे। प्रोड्यूसर का नंबर यदि ज्यादा हो जाए तो हर्बीवोर्स का नंबर ज्यादा हो जाएगा, और हर्बीवोर्स का ज्यादा हो जाएगा तो कार्निवोर्स का ज्यादा है। मतलब एक दूसरे के साथ सेल्फ सस्टेनिंग भी है, कि यदि प्रोडक्शन ज्यादा है तो सब ज्यादा हो जाएंगे, और यदि प्रोडक्शन कम है तो सब कम हो जाएंगे। सेल्फ रेगुलेटरी है, सेल्फ सस्टेनिंग है, सेल्फ मेंटेनिंग है।
मतलब इकोसिस्टम में कुछ यदि आप डैमेज कर दें, जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में से आप कुछ बड़े बिग ट्रीज को वुडी टिम्बर पर्पस के लिए काट कर लिया है, तो वो जो डैमेज किया है उसको रिपेयर कर लेते हैं। 8-10 पेड़ काट कर ले गए आप, 7-8 पेड़, तो कोई बात नहीं, दोबारा सीड डालेंगे, दोबारा ग्रो कर जाएंगे। बड़े लेवल का डैमेज हो जाए तो बात अलग है, लेकिन यदि हल्के फुल्की चीजें आप ले रहे हैं तो उसको वो रिपेयर कर लेते हैं। दैट्स वाई इकोसिस्टम आर इंडिपेंडेंट स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिकॉज दे आर सेल्फ रेगुलेटरी, सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ मेंटेनिंग। सेल्फ रेगुलेटरी और सेल्फ सस्टेनिंग से यहां भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। आप अपने घर में एक पेड़ लगा लेते हैं, छोटा सा प्लांट लगा दिया पोट में, समय से उसको पानी देना पड़ता है, समय से उसकी मिट्टी के अंदर जो है ना आपको खुदाई भी करनी पड़ती है, मिट्टी को खोदना पड़ता है एरेशन के लिए, समय से आपको उसको फर्टिलाइजर भी देने पड़ते हैं, मतलब आपको अपने गार्डन में प्लांट्स का ध्यान रखना पड़ता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अमेजन के रेन फॉरेस्ट, ओशियन, वो भी तो इकोसिस्टम है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट, वो भी एक इकोसिस्टम है। वहां पर कौन जाकर जो है फर्टिलाइजर डाल रहा है, वहां पर कौन उनको पानी दे रहा है? अपने पानी का, अपने मिनरल्स का वो खुद मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि वो हैं सेल्फ रेगुलेटरी एंड सेल्फ सस्टेनिंग। आपके घर में जो किचन गार्डन है वो एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, आपके घर में जो एक्वेरियम है वो नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, इसलिए आपको उसको सपोर्ट देना पड़ता है। जिस दिन आपने सपोर्ट देना बंद कर दिया उस दिन वो कोलैप्स कर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जबकि ओशियन सेल्फ रेगुलेटरी, सेल्फ सस्टेनिंग, बल्कि आप डैमेज कर देते हैं, फिश पकड़ कर ले आते हैं, वहां से ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी ले आते हैं निकाल कर खाने के लिए, उनको भी मैनेज कर लेता है, उनको भी रिपेयर कर लेता है, बिकॉज दे आर सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ मेंटेनिंग एंड सेल्फ रेगुलेटरी। इकोसिस्टम में भी स्मॉल और लार्ज, छोटे हो सकते हैं। स्मॉल कितने? अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक बूंद इकोसिस्टम है। अब आप कहेंगे सर पानी की एक बूंद इकोसिस्टम है तो क्या उसमें ये चारों चीजें होती हैं? बिल्कुल। एक पानी की बूंद के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स आ सकते हैं, तो ये हुए प्रोड्यूसर। फाइटोप्लैंक्टन्स लाइट को यूज कर सकते हैं, मिनरल्स को, वाटर को फूड बनाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाले उस पानी की एक बूंद सिंगल ड्रॉप में कौन हो सकता है? ज़ूप्लैंक्टन्स नहीं, ज़ूप्लैंक्टन बड़े साइज के हैं, पानी की एक बूंद में फिट नहीं होंगे। कोई बात नहीं है कंज्यूमर, मत होने दो। फाइटोप्लैंक्टन्स की डेथ हो जाएगी, डेथ होने के बाद उसको कौन कंज्यूम करेगा? डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर तो क्या है? बैक्टीरिया, फंजाई, वो तो आ सकते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन से एनर्जी डिकम्पोजर तक गई, एनर्जी फ्लो हो गया। फाइटोप्लैंक्टन के अंदर जो मिनरल्स थे वो डिकम्पोजर ने रिलीज कर दिए, वापस फाइटोप्लैंक्टन यूज करेंगे, तो क्या हुआ? मिनरल साइक्लिंग। और बाउंड्री है ही एक सिंगल ड्रॉप की बात कर रहे हैं, पानी की एक बूंद की बात कर रहे हैं। तो बायोटिक, अबायोटिक फैक्टर दोनों है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। एनर्जी फ्लो भी मिल रहा है और साथ में मिनरल साइक्लिंग भी हो रही है। सो वी कैन से अ ड्रॉप ऑफ water, single drop of water could be considered as a ecosystem। देखिए इकोसिस्टम जो है वो सिंगल ड्रॉप कंसीडर की जाएगी, कौन सी? आरओ के पानी की नहीं, आपके घर में प्यूरीफायर है उसकी पानी की बूंद, आपके पीने वाले पानी की बूंद, एक ही इकोसिस्टम हो जाएगी। नेचुरल सिस्टम से ली गई मैं ड्रॉप की बात कर रहा हूं, मींस पोंड से ली गई हो, लेक से ली गई हो, पोंड से, लेक से, रिवर से या ओशियन से ली गई ड्रॉप की मैं बात कर रहा हूं। स्मॉल, लार्ज, लार्ज लाइक ओशियन, आप जानते हैं कितने बड़ी वाटर बॉडीज होती है। ओशियन एक अपने आप में लार्ज इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। इकोसिस्टम में भी टेम्परेरी, क्रॉपलैंड, परमानेंट फॉरेस्ट। टेम्परेरी, किसान ने वीट लगाया अक्टूबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ग्रो किया, जनवरी, फैब में और बढ़ गया और राइप हो गया है, तो उस वीट में, जो वीट क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में वीट जो लगाया, वहां पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कौन आ जाते हैं वीट को खाने वाले? वहां पर आ जाते हैं रोडेंट्स, माउस, रोडेंट्स को खाने वाले आ जाते हैं वहां, स्नेक्स, स्नेक को खाने वाले आ जाते हैं वहां पर, ईगल, हॉक या पीकॉक। ये सब बायोटिक हो गए, अबायोटिक है ही वहां पर, बन गया क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। मार्च अप्रैल में किसान ने आकर उसको हार्वेस्ट कर लिया, मात्र 4, 5, 6 महीने था बस,
इसलिए कहते हैं टेम्परेरी इकोसिस्टम। क्रॉपलैंड इकोसिस्टम इज अ टेम्परेरी इकोसिस्टम। परमानेंट, अमेजन रेन फॉरेस्ट हमारे आने से पहले प्रेजेंट थे, अब भी हैं, और सही ठीक ठाक लोग रहे, समझदार रहे तो बाद में भी रहेंगे। फॉरेस्ट परमानेंट, या ओशियन परमानेंट है, हमारे आने से पहले भी था और हमारे जाने के बाद में भी रहेगा। सो परमानेंट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट एंड ओशियन। देखिए ये जो इकोसिस्टम है, आगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझाया है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में कैटेगरी है ऐसे इकोसिस्टम जो नेचर ने बनाए हैं, हमने नहीं, नेचर ने बनाए हैं, उनको नेचुरल इकोसिस्टम, और जो मैन मेड हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो हमने तैयार किए हैं, जाने अनजाने में हमसे तैयार हुए हैं, वो है मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है। ऐसे इकोसिस्टम जो लैंड पर प्रेजेंट है, लैंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और ऐसे इकोसिस्टम जो वाटर बॉडी में प्रेजेंट है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। यदि मैं बात करूं लैंड पर, जो कौन से हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है, ट्री इकोसिस्टम, एक सिंगल ट्री भी अपने आप में इकोसिस्टम है, याद रखें, सिंगल ट्री की एक अपनी बाउंड्री है, उसके ऊपर बर्ड्स हैं, बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट्स हैं, और ट्री अपने आप में सेल्फ रेगुलेटरी और सेल्फ मेंटेनिंग पे। उसके बाद में डेजर्ट इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में पानी की क्या कंडीशन है, मतलब वाटर स्टैग्नेंट है, ठहरा हुआ है, या रनिंग है। यदि ठहरा हुआ है तो उसे बोलते हैं लैंटिक इकोसिस्टम, जिसके एग्जांपल है लेक, पोंड एंड स्वैम्प, यहां पर पानी रुका हुआ होता है। यदि पानी रनिंग है तो कहते हैं लोटिक इकोसिस्टम, जिसका एग्जांपल है रिवर, लोटिक इकोसिस्टम, रिवर। इसके अलावा देखिए मैन मेड इकोसिस्टम की यदि बात करें, मैन मेड क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, किसान ने तो क्रॉप लगाई है प्रोडक्शन के लिए, तो वहां पर एक इकोसिस्टम बन जाता है टेम्परेरी। गार्डन इकोसिस्टम, जो कम्युनिटी गार्डन होते हैं घूमने फिरने के लिए, वॉक के लिए जो गार्डन होते हैं, वो भी एक अपने आप में आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। और थर्ड इंपॉर्टेंट है, इसलिए मार्क किया स्टार, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है, रहती है, एक्वेरियम। एक्वेरियम एक आर्टिफिशियल मैन मेड इकोसिस्टम है। क्या आप नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं? चलिए एक एक करके बताइए। ये बताइए मुझे स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, नेचुरल इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल या आर्टिफिशियल? मतलब ये तो ऐसा हुआ एक्वेरियम ज्यादा स्टेबल या ओशियन ज्यादा स्टेबल? तो ऑब्वियसली ओशियन ज्यादा स्टेबल है। एक्वेरियम तो बिना आपके सपोर्ट के सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। एक्वेरियम में पानी चेंज नहीं करोगे, फिश के लिए फूड नहीं डालोगे, इसलिए नेचुरल इकोसिस्टम आर मोर स्टेबल देन आर्टिफिशियल। दूसरा पॉइंट, प्रोडक्टिविटी। नेचुरल इकोसिस्टम ज्यादा प्रोडक्टिव या आर्टिफिशियल? मतलब ओशियन ज्यादा प्रोडक्टिव या एक्वेरियम? अमेजन रेन फॉरेस्ट ज्यादा प्रोडक्टिव या क्रॉपलैंड? Obviously natural ecosystem is more productive, they are more productive than artificial ecosystem. Production ज़्यादा होता है। Diversity, species diversity. Natural ecosystem में species diversity ज़्यादा मिलेगी या artificial में? अमेजन रेन फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी ज़्यादा है या व्हीट क्रॉपलैंड में ज़्यादा है? व्हीट क्रॉपलैंड में तो सिंगल मोनोकल्चर करते हैं, एक ही क्रॉप ग्रो कर रही है, एक ही स्पीसीज है, जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट में तो न जाने कितनी है, न जाने कितनी अननोन है। ओशियन के अंदर कितनी डिफरेंट टाइप की फिशेज हैं, एक्वेरियम में तो गिनती के आप नाम बता देते हो। तो इसलिए नेचुरल इकोसिस्टम्स आर मोर डाइवर्स देन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सेल्फ रेगुलेटरी, सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ मेंटेनिंग जो टर्म है वो नेचुरल इकोसिस्टम के लिए अप्लाई की जाती है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम दे आर नॉट सेल्फ सस्टेनिंग, दे आर नॉट सेल्फ मेंटेनिंग एंड दे आर नॉट सेल्फ रेगुलेटिंग। विदाउट ह्यूमन सपोर्ट दे कांट
एग्जिस्ट, बिना ह्यूमन सपोर्ट के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, ध्यान रखें। तो ये कंप्लीट हुआ, याद रखें क्वेश्चन आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेसिस पर, बड़ा है छोटा और छोटा, उसके बेसिस पर इकोसिस्टम को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। मेगा इकोसिस्टम जो सबसे ज्यादा बड़े साइज के हैं, ओशियन एंड सी, ओशियन एंड सी बहुत बड़े साइज के इकोसिस्टम होते हैं। उसके बाद में मैक्रो इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट, कोंगो फॉरेस्ट जो है ये मैक्रो इकोसिस्टम होता है, ओशियन एंड सी से छोटे हैं इसलिए मैक्रो इकोसिस्टम। मैक्रो के बाद में माइक्रो इकोसिस्टम, पोंड आप जानते हैं कि छोटे साइज के हैं, फॉरेस्ट से छोटे साइज के, तो माइक्रो इकोसिस्टम ऑफ पोंड। नैनो इकोसिस्टम, ड्रॉप ऑफ वाटर, सिंगल जो पानी की एक बूंद है, ड्रॉप ऑफ वाटर, वो नैनो इकोसिस्टम में आती है। तो ये था टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब बात करते हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स। देखिए इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो लिविंग कंपोनेंट्स और दूसरे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट्स को बायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को अबायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। पहले हम अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं क्योंकि अभी इसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। अबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे सिलेबस में डिटेल में आएगा, 1 बाय 1 करके अबायोटिक कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स में कौन आते हैं? टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। टेम्परेचर को अपने को डिटेल में पढ़ना है, वाटर को डिटेल में पढ़ना है, लाइट को डिटेल में समझना है और सॉइल को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अबायोटिक फैक्टर्स में। अभी हम बायोटिक के बारे में बात करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया है और वो किस बेसिस पर है? ऐसे ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर जो अपना फूड खुद बनाते हो, जिनके पास फोटोसिंथेटिक मशीनरी हो, वो अपना फूड खुद बनाते हो, अपने लिए भी बनाते हो और दूसरों के लिए भी बनाते हो, वो हैं प्रोड्यूसर्स, इसलिए प्रोड्यूसर्स कहते हैं। दूसरे जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। वो या तो प्लांट पर डिपेंड हो सकते हैं डायरेक्टली जैसे हर्बीवोर्स, या प्लांट पर डिपेंड हो सकते हैं इनडायरेक्टली जैसे कार्निवोर्स। उन्हें कहते हैं कंज्यूमर्स। ये फूड बनाने वाले प्रोड्यूसर, ये खाने वाले हैं कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स को कई नाम से जाना जाता है। देखिए प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो लिविंग सिस्टम के अंदर, लिविंग सिस्टम में कह सकते हैं कि बायोटिक और अबायोटिक को कनेक्ट करने का काम करते हैं। कनेक्ट कैसे? कनेक्ट इस तरीके से कि ये ही वो ऑर्गेनिज्म है जो CO2 का इस्तेमाल करते हैं, अबायोटिक, वाटर का यूज करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं, सनलाइट, वाटर, CO2, मिनरल्स का यूज करके हमारे लिए फूड तैयार करते हैं। ये एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मींस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, इसलिए इनको कन्वर्टर्स या ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। याद रखें, इनको कन्वर्टर्स या ट्रांसड्यूसर कहते हैं। किसको? प्रोड्यूसर्स को। प्रोड्यूसर क्योंकि ये एनर्जी की एक फॉर्म, सोलर एनर्जी को एनर्जी की दूसरी फॉर्म केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अभी जो प्रोड्यूसर हैं ये कन्वर्टर्स कहलाते हैं, ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। अब ये प्रेजेंट कहां पर है? देखिए एक्वेटिक में भी होते हैं। हमेशा हम तो ग्रीन प्लांट्स को बोल देते हैं क्योंकि हम लैंड पर रहते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स दे आर प्रोड्यूसर। तो ये भूल जाते हैं कि एक्वेटिक सिस्टम के अंदर भी तो प्रोड्यूसर होते होंगे, ओशियन में, सी में, लेक में, पोंड में। तो वहां पर जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको कहते हैं, जो कि स्मॉल साइज के होते हैं। देखिए प्रोड्यूसर को फर्दर आप 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं ऑन दी बेसिस ऑफ 2 कैरेक्टर्स। पहला, एक तो एक्वेटिक में मिलने वाले और लैंड पर मिलने वाले, और दूसरा कि जो एक्वेटिक में मिलते हैं वो छोटे साइज के होते हैं प्रोड्यूसर, और जो लैंड पर मिलते हैं वो बड़े साइज के होते हैं।
एक्वेटिक में मिलते हैं माइक्रोफाइट्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल, फाइट्स मीन्स प्लांट, स्मॉल साइज के प्लांट्स, और वो सिंगल सेल के होते हैं। डाइटम्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, वॉल्वॉक्स, ग्रीन एल्गा। फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटो मीन्स प्लांट, प्लैंक्टन्स मीन्स पैसिवली फ्लोट करने वाले, स्मॉल साइज के होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं, और ये फाइटोप्लैंक्टन्स प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं किसमें? एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। लैंड पर यदि बात करें तो लैंड पर मिलने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो साइज में बड़े, इसलिए इनको मैक्रोफाइट्स कहा है। मैक्रो मीन्स बड़ा साइज, फाइट्स मीन्स प्लांट, और ये होते हैं ग्रीन प्लांट्स। इन ग्रीन प्लांट्स में हर्ब्स, अंडर श्रब्स एंड वुडी ट्रीज आ जाते हैं। तो इस तरीके से मैक्रोफाइट्स का काम है लैंड पर प्रोडक्टिविटी को संभालना, प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स माइक्रोफाइट्स का वाटर बॉडी के अंदर प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं। तो प्रोड्यूसर में आप समझे कि फूड बनाने का इनका काम है, और ये दो कैटेगरी में आपको यहां पर क्लासिफाई किए। चलिए अब प्रोड्यूसर के बाद में खाने वालों पर चलते हैं, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है। किसके बेसिस पर? यहां भी दो पॉइंट्स लिए हैं। एक तो खाने के तरीके पर कि वो कंज्यूमर, उनका खाने का क्या पैटर्न है। खाने का पैटर्न, खाने के भी तो दो तरीके होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर जो पहले तो इंजेस्ट कर लेते हो, पहले फूड को अंदर ले लेते हो और फिर डाइजेस्ट करते हो। फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट, उन्हें कहते हैं हम मैक्रो कंज्यूमर्स। और ऐसा करने वाले ऑर्गेनिज्म साइज में बड़े होते हैं। दूसरा कैरेक्टर है साइज में बड़े होते हैं, उन्हें बोलते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स ये तो एनिमल्स की तरह हुआ ना, जैसे एनिमल रहते हैं, जैसे हम लोग हैं। हम कैसे खाते हैं? पहले हम खाते हैं फिर पचाते हैं। फर्स्ट वी इंजेस्ट देन वी डाइजेस्ट। तो इसलिए इसको होलोजोइक भी कहते हैं, इनको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इनको फैगोट्रॉप्स भी कहते हैं। फैगो मतलब एंगल्फ कर लेना, इंजेस्ट करना पहले, तो फैगोट्रॉप्स भी कहते हैं, होलोजोइक भी कहते हैं, एनिमल लाइक, और इनको मैक्रो कंज्यूमर कहा जाता है। अर्थ के ऊपर जो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दिखते हैं, जो पहले इंजेस्ट करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं, वो सब क्या है? मैक्रो कंज्यूमर्स। फर्स्ट आई मतलब इंजेस्ट देन डाइजेस्ट। दूसरे ऐसे खास तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो पहले डाइजेस्ट करते हैं फिर इंजेस्ट करते हैं, और वो जनरली स्मॉल साइज के होते हैं, इसलिए उनको बोला माइक्रो कंज्यूमर्स। और इन माइक्रो कंज्यूमर्स के और नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हैं डीकम्पोजर्स कहते हैं इनको, डीकम्पोजर्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। रिड्यूसर्स कहते हैं क्योंकि बड़े डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाकर बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, रिड्यूसर्स। सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं क्योंकि डेड पर फीड करते हैं, सैप्रोट्रॉप्स फीडिंग ऑन डेड। ओस्मोट्रॉप्स भी कहते हैं क्योंकि एब्जॉर्प्टिव टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिट करते हैं। एब्जॉर्प्टिव टाइप का याद रखें, एब्जॉर्प्टिव, पहले डाइजेस्ट कर देंगे फिर डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो माइक्रो कंज्यूमर के कई सारे नाम है, डीकम्पोजर, रिड्यूसर, सैप्रोट्रॉप्स, ओस्मोट्रॉप्स। ये पहले डाइजेस्ट फिर इंजेस्ट करते हैं। देखिए इनकी बॉडी इतनी छोटी होती है कि ये फूड को अंदर नहीं ले सकते, इसलिए अपनी बॉडी से बाहर एंजाइम रिलीज करते हैं, एक्सटर्नल डाइजेशन करते हैं। ये इंटरनल डाइजेशन करते हैं, ये एक्सटर्नल डाइजेशन करते हैं, और जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको इंजेस्ट करते हैं। इस दौरान ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मिनरल्स रिलीज होते हैं, और वो मिनरल्स ये सॉइल में रिलीज कर देते हैं, और ये प्लांट के काम में आते हैं। दैट्स वाई माइक्रो कंज्यूमर्स प्ले अ very significant role in mineral cycling और ecology। मिनरल साइक्लिंग में इनका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। यदि ये ना हो तो मिनरल की जो साइक्लिंग है वो ब्लॉक हो जाएगी, मिनरल की जो साइक्लिंग है वो रुक जाएगी। दैट्स वाई वी कैन से माइक्रो कंज्यूमर्स आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। देखा जाए तो माइक्रो कंज्यूमर भी इसेंशियल है, प्रोड्यूसर भी इसेंशियल है, क्योंकि ये ही है मात्र जो अबायोटिक का इस्तेमाल करके फूड बनाते हैं। सो प्रोड्यूसर प्लांट्स
and micro consumers, bacteria and fungi, decomposers, both are essential components of ecosystem. यदि ये दोनों प्रेजेंट हैं, जरा इमेजिन करिए जिससे पहले हमने डायग्राम बनाया था, यदि ये दोनों प्रेजेंट हैं तो एनर्जी भी ट्रैप हो जाएगी और मिनरल की साइक्लिंग भी चलती रहेगी। अब यहां पर जानना जरूरी हो जाता है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो इकोसिस्टम में नॉन इसेंशियल है, जो यदि ना हो तो इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो है मैक्रो कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। चलिए इसके बारे में बात करेंगे हम, पहले से थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। सो माइक्रो कंज्यूमर्स आपको क्लियर है, ऑस्मोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफ्स, डिकम्पोजर्स, रिड्यूसर्स इनको कहते हैं, और ये डेड पर फीड करते हैं। फर्स्ट डाइजेस्ट करते हैं, फिर इंजेस्ट करते हैं, एक्सटर्नल डाइजेशन इनके अंदर मिलता है, और दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल इन मिनरल साइक्लिंग या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। यदि ये काम ना करें तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ब्लॉक हो जाएगी, डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। मैक्रो कंज्यूमर बड़े साइज के जो पहले इंजेस्ट और फिर डाइजेस्ट करते हैं, इनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर पहले खाने वाले, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर किस पर डिपेंड होंगे? प्रोड्यूसर्स पर, माइक्रोफाइट्स या मैक्रोफाइट्स पर। इसलिए प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं। आप चाहें तो यहां पर नोट कर लेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स को हर्बीवोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि दे फीड ऑन हर्ब्स, दे फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स, दे फीड ऑन प्रोड्यूसर्स, तो हर्बीवोर्स भी कहते हैं इनको। अब देखिए इनके एग्जाम्पल है काउ, रैबिट, ग्रेजिंग एनिमल्स, जू प्लैंक्टन्स। एक हमने एक्वेटिक का भी एग्जाम्पल ले लिया, काउ है, बफेलो है, रैबिट है, डियर है, ढेर सारा जू प्लैंक्टन्स है। पॉइंट ये आता है कि प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी प्रोड्यूसर क्यों बोला? प्रोड्यूसर तो ये है, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर काउ, रैबिट, जू प्लैंक्टन्स को, डियर को, ग्रेजिंग एनिमल को इन्होंने कहा सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। क्यों कहा? क्या ये भी प्रोड्यूस करते हैं? क्या ये फोटोसिंथेसिस करते हैं? नहीं, फोटोसिंथेसिस तो बिल्कुल नहीं करते क्योंकि ये एनिमल्स हैं। तो फिर इनको प्रोड्यूसर क्यों कहा, वो आप इंटरेस्टिंगली समझें। देखिए इन ऑर्गेनिज्म को, ये जो हर्बीवोर्स हैं, इनको खाने में क्या मिला? प्लांट्स। प्लांट मतलब प्लांट ऑर्गेनिक मैटर मिला, प्लांट ऑर्गेनिक मैटर मिला। प्लांट्स में सेलुलोज मिला, सेलुलोज इन्होंने अपने पास रख लिया। आगे इनको खाने वाले कौन है? कैट, डॉग, फॉक्स, मतलब कार्निवोर्स, कार्निवोर्स है, मीट खाने वाले। यदि ये सेलुलोज को लेकर आगे सेलुलोज ही दे दें तो क्या बताइए, कैट, डॉग, फॉक्स, स्मॉल फिश सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए मीट या इनको चाहिए फ्लैश। ये प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर फ्लैश ईटिंग है, ये फ्लैश खाते हैं, इनका फ्लैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि काउ, रैबिट और जू प्लैंक्टन के पास जो फ्लैश है, ऑर्गेनिक मैटर, एनिमल ऑर्गेनिक मैटर, प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वो इनको यहां से नहीं मिला है। यहां से तो इन्हें प्लांट ऑर्गेनिक मैटर मिला और उसको इन्होंने अपने लेवल पर मॉडिफाई किया या सिंथेसाइज किया, और जिसको आप क्या कहते हैं? फ्लैश कहते हैं। इसीलिए इनको कहते हैं कि अपने लेवल पर ये एनिमल ऑर्गेनिक मैटर का सिंथेसाइज करते हैं, जिसे आप प्रोटीन और फैट कहते हैं, इसलिए इनको सेकेंडरी प्रोड्यूसर कहा जाता है। इसका तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो ना, आपको प्रोटीन की जरूरत है तो आपने कहा कि प्रोटीन की जरूरत है तो चिकन खा लेते हैं, खा लो चिकन। आपको बोला कि आप चिकन को खाते हो और चिकन जो है सीड्स को खाता है, सीड, तो ऐसा करो कि क्यों किसी की हत्या करते हो, सीड खा लो, सीड से प्रोटीन मिल जाएगा। आप कहेंगे नहीं नहीं, जो प्रोटीन चिकन में वो सीड में नहीं है। कमाल की बात है, आपको ये समझाया जा रहा है कि चिकन सीड को खाता है तो वहीं से तो प्रोटीन आता होगा। आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, सीड के अंदर वो प्रोटीन नहीं है जो चिकन के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि चिकन जो है वो सीड को खाने के बाद में अपने लेवल पर कुछ प्रोटीन्स का, कुछ खास प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है। दैट्स व्हाई चिकन इज अ प्राइमरी कंज्यूमर एंड एज वेल एज सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स।
तो अपने लेवल पर जो ये फ्लैश तैयार करते हैं, जो फूड अगले कंज्यूमर के लिए सुटेबल फूड बनता है, जिसे फ्लैश कहते हैं, इसलिए इनको सेकेंडरी प्रोड्यूसर कहा जाता है। क्योंकि ये अपने लेवल पर, जरा सोचिए, इनको यहां से सेलुलोज की फॉर्म में, ग्रास, हर्ब, श्रब्स की फॉर्म में क्या मिला? कच्चा माल मिला, एक तरीके से रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल लेकर इन्होंने अपने लेवल पर क्या तैयार किया? फ्लैश, मॉडिफाइड फूड, फ्लैश। आपको लगता है जैसे फैक्ट्री में कच्चा माल जाता है और पक्का माल तैयार हो जाता है? इंडस्ट्रीज, इसलिए इनको की इंडस्ट्री एनिमल्स कहा जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा, आपको टेस्ट में, कि बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ की इंडस्ट्री एनिमल्स। तो आपको याद रखना, की इंडस्ट्री एनिमल्स हर्बीवोर्स को कहते हैं, क्योंकि वो रॉ मटेरियल सेलुलोज को लेकर मैन्युफैक्चर तैयार करते अपने लेवल पर, फ्लैश को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन या एनिमल ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर की इंडस्ट्री एनिमल्स। चलिए, काउ, रैबिट, जू प्लैंक्टन्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स को हर्बीवोर्स भी कहा हमने, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी कहा, की इंडस्ट्री एनिमल्स भी कहा। अब इनको खाने वाले कौन है? कैट, डॉग, फॉक्स, स्मॉल फिश, प्रीडेटर्स, फ्लैश खाने वाले। इनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहा और इनको दूसरा नाम दिया प्राइमरी कार्निवोर्स। याद रहे, सेकेंडरी प्रोड्यूसर है, इनको टर्शरी प्रोड्यूसर नहीं कहते, क्योंकि अपने लेवल पर ये कोई ऐसा फ्लैश नहीं बनाते, जो इनको यहां से मिलता है वही आगे ये दे देते हैं, इसलिए सेकेंडरी प्रोड्यूसर टर्म है बस। और इनको क्या कह सकते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। कोई टर्शरी प्रोड्यूसर जैसी कोई टर्म नहीं होती, क्योंकि ये फ्लैश खाने वाले पहले मेंबर्स हैं, इसलिए इनको प्राइमरी कार्निवोर्स कहा जाता है। चलिए, प्राइमरी कार्निवोर्स को कौन खाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर खाएगा। लायन, हॉक, मैन, लार्ज फिश, ये SF स्मॉल फिश, ये LF लार्ज फिश, शार्क। देखिए, इसको टर्शरी मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे मालूम है कि टर्शरी कंज्यूमर में मैंने लायन, हॉक, मैन, लार्ज फिश लिए, और ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनका नेचर के अंदर कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं होता है। यदि नेचुरल प्रीडेटर नहीं है तो ये जो फूड चेन है ये टर्शरी के ऊपर नहीं जाएगी, इसे टर्शरी के बजाय हम इसको टॉप कंज्यूमर कहेंगे। टॉप कंज्यूमर, हाँ, हो सकता है कि मैं यहाँ पर टर्शरी में ऐसा लेता जिसको खाने वाला नेचर में कोई और है, तो मैं टर्शरी लिखता, टर्शरी कंज्यूमर, फिर क्वाटरनरी को मैं लिखता टॉप कंज्यूमर। तो याद रखिए, जहां पर फूड चेन टर्मिनेट हो जाए या ऐसे मेंबर्स आ जाएं जिनका नेचर के अंदर कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं होता, उनको टॉप कंज्यूमर कहा जाता है। लायन का नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, हॉक का नहीं है, मैन का नहीं है। अब ये ना समझे कि मैन लायन के पास चला गया तो लायन मैन को खा गया, या लायन को हमने गोली मार दी तो लायन का प्रेडेशन हम कर रहे हैं। नेचुरल हैबिटेट की बात कर रहे हैं हम, बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। आप टाइगर के सामने जाकर गिर गए और कह रहे हैं कि मेरे को खाकर दिखा, तो खा ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो टॉप कंज्यूमर हूं, वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन नेचर में यदि नेचुरल फूड की बात करें, यदि नेचुरल प्रे की बात करें, तो लायन के आप नेचुरल प्रे नहीं है और आपका नेचुरल प्रे लायन नहीं है। तो याद रखें, टॉप कंज्यूमर। देखिए, यहां पर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, ये सब आए मैक्रो कंज्यूमर्स के अंदर। ये सब ऐसे हैं, यदि ये नेचर में एग्जिस्ट ना करें, मैक्रो कंज्यूमर ना हो, तब भी एक इकोसिस्टम काम कर सकता है। देख लो आप, प्रोड्यूसर लाइट को ट्रैप कर लेंगे, माइक्रो कंज्यूमर मिनरल्स दे देंगे, मिनरल जाएंगे, प्लांट ग्रो करेगा, प्लांट की डेथ हो जाएगी, डेथ होने के बाद फिर माइक्रो कंज्यूमर खा लेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि एक इकोसिस्टम के अंदर जो इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स एंड माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं, जबकि नॉन इसेंशियल कंपोनेंट्स मैक्रो कंज्यूमर्स को कहा जाता है। मैक्रो कंज्यूमर्स, दे आर नॉन इसेंशियल कंपोनेंट्स। इनके ना होने पर इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पर कोई असर नहीं पड़ता, इकोसिस्टम प्रॉपर फंक्शन कर सकता है। लेकिन प्रोड्यूसर या माइक्रो कंज्यूमर हट जाए तो फंक्शनिंग बिगड़ जाएगी, इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। अब यहां पर इसके बाद में, इस इंफॉर्मेशन के बाद में 3 पॉइंट्स हैं, 3 स्टेटमेंट है, और आपको उन स्टेटमेंट को सुनना है ध्यान से और अपने हिसाब से आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। चलिए देखते हैं कि आप कितना समझे। 3 स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। 3 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, चलिए शायद यहां की इंफॉर्मेशन और काम आ सकती है आपके, उस इन स्टेटमेंट को, ट्रू एंड फॉल्स को बताने के लिए। ऑल
प्राइमरी कंज्यूमर्स, ऑल प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोर्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ऑल प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोर्स। जो प्राइमरी कंज्यूमर है क्या वो हर्बीवोर्स ही होगा? 100% सही। यदि कोई प्राइमरी कंज्यूमर है तो वो हर्बीवोर्स ही तो होगा। सो ऑल प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोर्स, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट ध्यान से सुने, ऑल प्रीडेटर्स आर कार्निवोर्स। ऑल प्रीडेटर्स आर कार्निवोर्स। जितने भी प्रीडेटर हैं जो पकड़कर मारकर खा जाते हैं वो सब कार्निवोर्स होते हैं, मतलब फ्लैश पर फीड करते हैं। स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? स्टेटमेंट है फॉल्स। क्या फॉल्स बताने के बाद में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों फॉल्स है? तो यदि ब्रैकेट में लिखना हो फॉल्स को एक्सप्लेन करने के लिए तो क्या लिखा जाएगा? स्पैरो। स्पैरो प्रीडेटर है लेकिन कार्निवोर्स नहीं है क्योंकि वो सीड पर फीड करती है। दैट्स वाई ऑल प्रीडेटर्स आर कार्निवोर्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज स्पैरो इकोलॉजिकली प्रीडेटर है बट कार्निवोर्स नहीं है। चलिए थर्ड स्टेटमेंट, मुझे उम्मीद है कि आप कर पा रहे होंगे सही। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? ऑल कार्निवोर्स आर प्रीडेटर्स। मतलब जो कार्निवोर्स हैं, जो फ्लैश पर फीड करते हैं, मीट खाते हैं, वो सब मारकर ही खाने वाले होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं। क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स। और एक्सप्लेनेशन केवल एक ही नाम से आएगा, वो है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स कार्निवोर्स हैं, डेड पर फीड करते हैं फ्लैश पर, बट दे नेवर प्रीडेट। वो प्रीडेशन नहीं करते, मारकर नहीं खाते। सो स्टेटमेंट क्या था? ऑल कार्निवोर्स आर प्रीडेटर। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि वल्चर जो है वो कार्निवोर्स है जबकि वल्चर प्रीडेशन नहीं करता, मारकर नहीं खाते। तो तीनों स्टेटमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए हैं, ट्रू फॉल्स याद रखें, इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा, यदि मैं आपको यहां पर ये कहूं कि मुझे स्कैवेंजर को प्लेस करना है तो मैं स्कैवेंजर्स को प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर तीनों में कहां प्लेस करूं? क्या आप बता सकते हैं? एक्चुअली स्कैवेंजर्स जो फीड करते हैं किस पर? डेड बॉडीज पर। अब आप कहेंगे सर डेड बॉडीज बफेलो की भी हो सकती है, कैट, डॉग, फॉक्स की भी हो सकती है, और डेड बॉडी लायन और हॉक की भी हो सकती है। तो आप कहेंगे लायन और हॉक की भी डेड बॉडी खा लेंगे तो लास्ट में होगा। देखिए स्कैवेंजर्स जनरली आपको किसकी डेड बॉडी पर मिलेंगे खाते हुए? टाइगर और लायन डेली थोड़ी मर रहे हैं, तो जनरली किस पर मिलेंगे? काउ, रैबिट, इनकी डेड बॉडी पर फीड करते हैं। दैट्स वाई दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर। स्कैवेंजर्स को याद रखें, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में रखा जाता है। चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर, स्कैवेंजर्स यहीं पर आएंगे। स्कैवेंजर्स याद रखें, स्कैवेंजर्स तो कहां पर आएंगे? स्कैवेंजर्स सेकेंडरी, एरो बना दी। स्कैवेंजर्स सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर आएंगे। गलती से भी टॉप कंज्यूमर नहीं बोलना है। और टॉप कंज्यूमर में एक और कंडीशन तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ना। टॉप कंज्यूमर तो वो होते हैं जिनका नेचर में कोई प्रेडेशन नहीं कर सकता, जबकि स्कैवेंजर्स का प्रेडेशन हो जाता है। हाइनाज का, जैकल का, क्रो का, एंड्स का, इनका प्रेडेशन हो जाता है। सो स्कैवेंजर्स सेकेंडरी कंज्यूमर कंसीडर किए जाएंगे। तो ये था कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम।